पार्ट सेकंड में ये जो प्रश्न बता रहा हूँ इनके भी आने के चांसेस हैं, तो इनको भी ढंग से याद कर लेना। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि एक आदर्श अमीटर व वोल्ट मीटर, क्या आदर्श अमीटर व वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः क्या होता है? प्रतिरोध क्रमशः क्या होता है? क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर नहीं पता है तो इसका आंसर ध्यान रखना। अमीटर जो होता है उसमें विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है, तो विद्युत धारा अधिक से अधिक प्रवाहित हो, इसलिए अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो तो होता है शून्य। अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध, क्योंकि वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है, तो प्रतिरोध का मान अनंत होना चाहिए। इसमें कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस है। अमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ताप बढ़ाने पर, क्या ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आपको पता है चालकों की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब अपन उसका ताप बढ़ा देंगे? तो ताप बढ़ाने पर ध्यान रख लेना, हमेशा ताप बढ़ाने पर जो चालक में अणु जो होंगे उनकी गति ज़्यादा होगी और उनका टकराव ज़्यादा होगा। टकराव ज़्यादा होने की वजह से प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है, ध्यान रख लेना। तापमान बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोधकता का मान जो होता है वो बढ़ता है। प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो क्या आपको पता है किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? अगर चालक होता है तो उसकी बाहर की सतह पर वितरित हो जाता है सारा आवेश, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक की धारिता, क्या चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? हमें यह बताना है। चालक की धारिता किन बातों पर या फिर किन कारकों पर निर्भर करती है? किन कारकों पर निर्भर करती है? क्या आपको पता है चालकों की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखना, जो भी चालक की धारिता होती है वो चालक के आकार पर, आंसर में क्या लिखेंगे? आकार पर, आकृति पर और चारों ओर के माध्यम पर और उसके पास में उपस्थित चालक पर और उसके पास में उपस्थित चालक पर निर्भर करती है। तो चालक की धारिता इन बातों पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो आएगा, ढंग से याद कर लेना इसको। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी होती है? ये मैंने बता रखा, -13.6 होती है। जेनर डायोड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? बोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो अर्धचालक विभिन्न धातुओं का नाम लिखिए। किन्हीं दो अर्धचालक विभिन्न धातुओं का नाम लिखिए। तो विभिन्न धातुओं का नाम लिखेंगे तो उनका विभिन्न धातुएं कौन सी होगी? एक होगी, ये तो याद कर ही लेना, गैलियम फास्फाइड, और दूसरी जो होगी वो भी गैलियम से चालू होगी, गैलियम आर्सेनाइड। बीच में आपको केवल क्या लिखना है? आर्सेनाइड लिखना है और फिर बाद में फास्फाइड लिख देना, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। ठीक है,
तो किन्हीं दो अर्धचालक विभिन्न धातुओं का जो नाम होगा वो होगा गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। गैलियम फास्फाइड व गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक्पात कोण किसे कहते हैं? दिक्पात कोण किसे कहते हैं? तो दिक्पात कोण क्या होता है देखिए, दिक्पात कोण की परिभाषा में आप लिखना चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर व भौगोलिक चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर तल के मध्य के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ढंग से याद कर जाना और मेरे